ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन बातों के बारे में, कॉमन टॉपिक्स के बारे में। इतने दिनों में जो हमने एक्सपीरियंस किया, होली के बाद कोई वीडियो हमारा आया नहीं क्योंकि समय नहीं मिलता है तो वीडियो नहीं बनाया जाता है। और वीडियो एक्सपीरियंस जो किया जाता है प्रैक्टिकल फील्ड में उसके आधार पे बनाया जाता है। ये मैंने कितनी बार कहा है कि वो ही चीज़ें एक्चुअल होती हैं, थ्योरी वाली वीडियो और स्क्रिप्टेड वीडियो हम बनाते नहीं, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल बातें होती हैं। आज के वीडियो में भी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल बातें होंगी ऑटिज्म पेरेंट्स को लेके, उनकी चिंताओं को लेके, उनके अवेयरनेस को लेके, कहाँ कहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं और उसको कैसे सुधारें, इन सारी बातों को लेके आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं पूरे ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। तो अब ज़्यादा भूमिका में समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बात आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटिज्म पेरेंट्स की। पेरेंट्स में दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी, एक जो कि इस फील्ड से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है, वो बेचारे बस कैसे भी अब जाने अनजाने में बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, उनको नहीं पता था कि अगर इसको सोशली आइसोलेटेड रखेंगे या फिर स्क्रीन टाइम ज़्यादा देंगे या फिर हम अपने काम में बिजी रहेंगे, इस पर उतना ध्यान नहीं देंगे, वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम डेवलप कर जाएगी। और नहीं पता होने की वजह से क्या होता है कि अब जब आपको पता ही नहीं है जिस चीज़ के बारे में, उस चीज़ का आपको गिल्ट भी लेना नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान होते हैं। मैक्सिमम पेरेंट लोग परेशान होते हैं, रोते रहते हैं कि हमको पता होता या फिर हमने ये गलती करी, इसकी वजह से ऐसा हो गया। तो ये कैटेगरी है पेरेंट्स की। दूसरी कैटेगरी है हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स की, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं और ज़्यादा क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड मैंने बोला तो इसमें डॉक्टर्स आते हैं, इसमें प्रोफेसर्स आते हैं और बड़े बड़े जगहों पे जो पोस्टेड हैं लोग वो हाईली क्वालिफाइड लोग। और मैक्सिमम इसमें डॉक्टर्स को ये करेंगे क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं अपने बच्चे को लेके, उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, वो कई जगह गए हैं और वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता चला, सॉल्यूशन पता नहीं चला। ये दोनों तरह के पेरेंट्स में ये कंडीशंस अप्लाइड है कि प्रॉब्लम पता चली, सॉल्यूशन क्या है पता नहीं चला। एग्जाम्पल के लिए हम अभी एक कल की बात है, दिल्ली से एक डॉक्टर साहब हैं और वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, मतलब एक फिजिशियन है और एक डेंटिस्ट है, वाइफ उनकी डेंटिस्ट है। बच्चा उनका 2-2.5 साल का है, अप्रॉक्स यही एज होगा, अब ध्यान में नहीं है मेरे, लेकिन वो 2-2.5 साल का ही है। उस बच्चे को क्या है कि इन लोगों को जब भी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम उसको है, तो जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर साहब पोस्टेड हैं वहीं पे बच्चे को लेके गए। वहाँ और सारे मतलब रिहैब के ये हैं, वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट है, वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जो भी मतलब इसके लिए होने चाहिए वो सारे लोग वहाँ प्रेजेंट हैं। बच्चे को लेके गए, इन्होंने दिखाया, उन लोगों ने कह दिया कि इसको ऑटिज्म है। चलिए ऑटिज्म एक दफ़ा मान भी लेते हैं कि ऑटिज्म है। फिर उन्होंने बोला कि तो इसमें मतलब चिंता की कोई बात है, इसका असेसमेंट कराना चाहिए। तो जैसा उन्होंने बोला वैसी ही बात हम बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ बोला लोग कि नहीं असेसमेंट क्यों कराना, कहीं सीवियर निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये तो सबसे पहले इलॉजिकल बात है कि सीवियर निकल गया तो मतलब क्या होता है। अगर हमको ट्रांजिएंट हार्ट अटैक आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रहा है, फिर ख़त्म हो जा रहा है, और ये एक सप्ताह में 3-4 बार हो गया, तो हम ईसीजी इसलिए ना कराएं कि कहीं हमको मायोकार्डियल इंफार्क्शन दिखा दिया तो फिर हम क्या करेंगे। अरे दिखा दिया तो अलर्ट होंगे ना, अलर्ट होंगे और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के और अपने हार्ट के हेल्थ का ध्यान रखेंगे ना, तो हम अलर्ट भी होंगे, प्रिकॉशंस लेंगे और फिर उसका मैनेजमेंट भी करेंगे। यही तो करना होता है।
तो एक तो सबसे पहली इलॉजिकल बात ये लेमैन की बात नहीं हो रही, ये कॉमन मैन की बात नहीं हो रही, ये डॉक्टर्स की बात हो रही है। उनको ऐसा बोला गया, ठीक। दूसरी बात ये कि वो 5-6 महीने तक गए, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो जो चीज़ें उन्होंने कराई। अब चूँकि डॉक्टर साहब हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, तो क्या होता है कि ये एक अलग हाइट होती है सोसाइटी में, ये एक अलग हाइट होती है। तो ये ऊंचाई जो होती है ना, इस ऊंचाई से कभी कभार क्या होता है कि नीचे देखना थोड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादा लंबा आदमी क्या है ना कि वो नीचे की चीज़ों को नहीं देख के उसको ठेस वेस लग सकता है। तो मतलब इसी तरह का एग्जाम्पल आप समझें कि उन लोग की सर्किल बड़ी बड़ी, अब उस सर्कल में बहुत सारे उनके कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, सारे लोग बड़े बड़े डॉक्टर। इतने सारे डॉक्टर्स मिलके भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, और इसमें हम कहीं किसी को गलत नहीं ठहराना। प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, जो जो थ्योरी दे रहा है और उस पर थोड़ा 2-4 लाइन बोल दे रहा है, वो तो डॉक्टर तो अलग है, वो एक बच्चे के पिता और माता हैं। और जब पिता और माता हैं और बच्चे की बात आती है तो वहाँ मोह सबसे पहले आता है। सारा लॉजिक अलग रख दिया जाएगा, पहले मोह घेर लिया, और इसलिए वहाँ कन्फ्यूज हैं कि करें क्या। अक्सर नहीं देखते हैं आपके, जैसे आप देखेंगे कि जिस टीचर से पूरा गांव, एरिया, जवार, जिला पढ़ा होगा और अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचा होगा, अक्सर उस टीचर का बच्चा उससे नहीं पढ़ेगा, उसके लिए कोई और टीचर रखना पड़ेगा, उसको पढ़ाने के लिए कहीं और भेजना पड़ेगा। ये अक्सर मैंने देखा। मेरे गांव में एक मैथ्स के टीचर हैं, और वो मतलब कि अकेले ही ऐसे ये हैं कि उस लेवल के मैथमेटिशियन हैं। अब इसलिए कह लें कि वहाँ कोई और उस तरह का सोचा नहीं करने का, या फिर वो जो भी कहें पुराने हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। हमारे यहाँ मिशनरी स्कूल है, उसी स्कूल में हम पढ़े, तो उसमें वो पोस्टेड हैं। और वो क्या है कि उनके पढ़ाए हुए आज तक हजारों स्टूडेंट्स देश दुनिया कहीं कहीं में अपना बढ़िया मुकाम पे हैं। उनका बच्चा एक तो पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब वो आवारागर्दी में रहा। दूसरी चीज़ कि इनको तो कभी वैल्यू दिया नहीं। ये मैथ्स और साइंस जिन लोगों को पढ़ाते थे वो काफ़ी कुछ कर गए रिजल्ट से लेकर, और लाइफ में बहुत कुछ किए। ये अपने बच्चे को ना पढ़ा सके, तो ये एक तरह का मोह होता है ना, तो ये आ जाता है, घेर लेता है। और इन लोगों की भी कोई गलती है नहीं। अभी कुछ दिनों से ये हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े, हमने सारी बातें इनको समझाएंगे। सबसे पहली बात ये कि आपके बच्चे को तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है। ऑटिज्म है कि एडीएचडी है बाद में, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, और बॉर्डर लाइन टाइप ऑटिज्म का ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस एज में वो है, जिस तरह के उसके साइन सिम्टम्स हैं, उसमें क्लासिकल ऑटिज्म के कुछ भी साइन सिम्टम्स नहीं है। तो हमने ये बातें उनको समझाई, कहा कि एक आध सप्ताह 10 दिन में, जनरली 10 दिन में क्या होता है कि बच्चा सेटल डाउन होता है, तो चीज़ें समझ में आती हैं कि और क्या क्या इसमें देखा जा सकता है, किन किन चीज़ों पे बताया जा सकता है, किन किन चीज़ों पे काम किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने समझी, पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं। फिर बीच में क्या होता है कि वो 5-6 महीना उन लोगों ने स्पीच थेरेपी करा के छोड़ दिया था कि कुछ इससे हो नहीं रहा, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हो नहीं रहा, तो उन लोगों ने छोड़ दिया था। वीडियो देखा, हमसे कांटेक्ट किया। अभी बीच में उन्होंने बोला कि 1-2 दिन पहले स्पीच थेरेपिस्ट का फ़ोन आया कि मैम आप लेके आ नहीं रहे बच्चे को, इसमें क्या है कि समय निकल जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, और उसके लिए स्पीच डेवलप करना ज़रूरी है। उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है कि वो बच्चा स्थिर नहीं बैठ रहा, और बैठता है तो ऐसे आँख तिरछा करके देखते रहता, मतलब विजुअल स्टिमिंग है। इसके अलावा रेस्टलेस सा है, थोड़ा चंचल तो वो है ही। अब इन सारी बातों को हमने पेरेंट्स को बातें समझाई, पेरेंट्स को समझ में भी आई, लेकिन सामने से किसी ने कह दिया कि अगर समय निकल जाएगा, इम्प्रूव नहीं करेगा, फिर दिक्कत होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। अब ये डॉक्टर्स हैं लेकिन फिर भी परेशान हो गए। खैर मेरे से बात हुई, उनकी सारी बातें मैंने समझाई। बोली कि क्या है कि इन सब बातों को थोड़ा इग्नोर करना जिस दिन सीख लेंगे
तो फिर लाइफ आसान हो जाएगी। हमारा क्या है ना कि हमारा देश जो है ना, दुनिया में हमेशा से बात कहा जाता है ना, सोने की चिड़िया, पहले मतलब धनवान सबसे ज़्यादा हम होते थे। सांस्कृतिक रूप से और समृद्धि की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो हमेशा से ये रहा है कि देवी देवताओं से लेकर हर तरह के प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनसे परिपूर्ण हमारा देश। तो ये कभी हमेशा इसमें अव्वल रहा। बाद में जैसे जैसे आक्रांता आए, शासक वो मुगल से लेकर अंग्रेज, वो जो भी आए, उन्होंने जो भी किया, जो भी चीज़ें हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया, लेकिन धीरे धीरे हम फिर आगे हैं। एक तो हमारे यहाँ की सरकार जो है वो पूरी दुनिया में हमको आगे लेके जा रही है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है। अब सबसे ज़्यादा आबादी जहाँ होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खाली भी बैठे होंगे। मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ खाली बैठे भी हैं। अब जो खाली बैठेंगे और दिन भर वो फ़ोन चला रहे हैं, तो क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या चलन है कि एक बात को सुना, उसमें 10 बातें जोड़ जाड़ के और उसके बाद उसको अलग तरह से रिप्रेजेंट किया। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मोरल साइंस पढ़ाया जाता था, उसमें नैतिक शिक्षा। पता नहीं अभी के स्कूल में मोरल तो है नहीं, तो मोरल साइंस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं, हम नहीं कह सकते, इनका तो कोई मोरल ही नहीं। तो उस मोरल साइंस में क्या होता था ना कि एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो दिया रहता था टास्क कि 10 बच्चों को सामने बुलाओ। टीचर ने बुलाया हम सबको, 10 लाइन से खड़े हुए। मैंने शुरू किया, एक के कान में कुछ बातें कही 1-2 वर्ड में। उसको बोला कि तुम अपने बगल वाले को बोलो। तो मैंने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला, चौथे ने 5वें को बोला, 5वें ने 6ठे को बोला, ऐसे करके 9वें ने 10वें को बोला। और 10वें से पूछा गया कि क्या कहा गया, तो 10वें ने जो जवाब दिया वो पहला जो मैंने जो बात बोली उसके सीधा उलट था। एक तो ये बात कि मतलब कोई कुछ सुनता है, उसके कान में वो बात जाती है, कहना वो अपने हिसाब से चाहता है। एक और एग्जाम्पल कि एक बार नहीं, अकबर बीरबल का ये होता है, उसमें ये कर रहे कि एक आदमी जा रहा था और कह रहा कि एक झाड़ी में मैंने देखा कि 100 सांप एक साथ में लिपटे हुए आराम से ये कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डर लगा, भाग गया मैं। ठीक है, लोगों ने सुना, बोला कि एक झाड़ी में 100 सांप, करो तमाशा, 100 सांप एक साथ रह सकता है, सब इधर उधर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। तब कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो 50 सांप था। फिर कुछ दूर आगे बढ़ा, एक झाड़ी में 50 सांप। फिर लोग बोला कि समझे बेवकूफ़, एक झाड़ी में 50 सांप एक साथ रह सकता है। तो बोला नहीं नहीं, वो 25 सांप था। फिर 10 सांप था, 15 से नहीं 2 सांप थे। तो क्या है ना कि अगर हम लॉजिकली कुछ चीज़ों को देखेंगे तो फिर सामने वाला इलॉजिकल बात अगर करेगा ना तो फिर उसकी कलही खुलने लगेगी, तो अपने आप वो आ जाएगा होश में। तो हम बस ये कहते हैं ना कि आप लोग लॉजिकली सोचें चीज़ों को। और जैसे बताया कि इन लोगों को मैंने समझाया कि आप इन सब बातों पे नहीं जाएं, और अगर आपको डाउट है तो 6 महीना आप हमारे यहाँ लेके आ जाएं, रहें। 95 to 99% वो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो फिर कह रहे हैं नहीं वो तो सर संभव नहीं है। संभव है कि नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने ये बताया कि मैंने जो डायग्नोसिस किया और जिस हिसाब से उसका मैनेजमेंट प्लान चल रहा है, उस तरह से ईमानदारी से आप काम करेंगे तो आपका बच्चा पूरी तरह से इम्प्रूव कर जाएगा। अगर वो स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच डेवलप करना होता तो इस 6 महीने में क्या किया कि येलो मतलब लाल और रेड मतलब पीला, यही सिखाया। तो उससे बच्चा सीखा क्या, एज के हिसाब से भी रिकवरी होती है। बैबलिंग बच्चे जो करते हैं या एक आध वर्ड्स टूटा फूटा कुछ बोलते हैं, आप लोग को लगता है कि ये स्पीच थेरेपी करने की वजह से हुआ,
तो नहीं, एज के हिसाब से भी रिकवरी होती है, घर में आप चीज़ों का एक्सपोजर दे रहे हैं उससे भी रिकवरी होती है। सिर्फ ये जाने से और थेरेपी में जाने से रिकवरी नहीं होता। आप ऐसे ये कीजिए ना कि आप जिम जाइए, जिम में जाके बैठिए, आप सिर्फ मोबाइल भी चलाइए, एक माहौल वहाँ मिलता है। आप सिर्फ मोबाइल में चलाएंगे, देखते देखते इंस्पायर होते होते थोड़ी बहुत चीज़ें सीखेंगे। तो यही एक्सपोजर होता है कि एक्सपोजर, सोशल एक्सपोजर जितना मिलेगा उतनी चीज़ें हम सीखेंगे। बच्चा भी आपका वो सीख रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये नॉर्मल डेवलपमेंट का प्रोसीजर है। आपके बच्चे में 6 महीने में भी स्पीच डेवलप नहीं कर रहा, उसमें बिहेवियर थेरेपी कर रहा। एक और एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने बोला कि 2 तरह की कैटेगरी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। हिमाचल से हैं एक मैडम, अभी जुड़ी हमारे साथ, 1 आध सप्ताह हुआ होगा। उनके बच्चे में क्या है कि रेस्टलेसनेस है, वो बच्चा स्थिर नहीं बैठता, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता, तुरंत उठ के भाग के बेड पे चला जाता, कंबल ओढ़ना चाहता कि मतलब हमको छोड़ दो। और उनके कंडीशन में क्या चल रहा है, 1-1.5 साल से वो घूम रही हैं, और उनके बच्चे में क्या चल रहा है, ABA थेरेपी और स्पीच थेरेपी। जिस बच्चे को बैठने की सुध नहीं है, वो स्थिर नहीं है, बेचैन सा है, उसमें सेंसरी इश्यूज बहुत सारे हैं, वो साबुन सर्फ शैम्पू सब घोट लेता है, उस बच्चे में क्या चल रहा है, स्पीच थेरेपी और ABA थेरेपी। इन्होंने बात किया कि इसका थोड़ा सा मतलब ये है कि मुंह में कुछ भी डाल लेता है, तो उन लोगों बोला कि वो अपने आप से जाएगा। और ये तो इलॉजिकल चीज़ों के फेर में हम पढ़ रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी उनको समझाया, सारी बातें समझाई कंटिन्यूसली, कुछ दिन मैंने सेशन लिया, फिर भी कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं इधर उधर जाके दौड़ के, सही क्या गलत क्या उनको समझ ही नहीं आता। तो फिर अपना ही मतलब कि वो सेंसोमीटर जो होता है उस पे वो माप नहीं पाते कि क्या सही क्या गलत, तो वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है, एंजाइटी वाली सिचुएशन। हम कोशिश यही करते हैं कि हम तो आपकी मनस्थिति समझ सकते हैं ना, एज ए साइकोलॉजिस्ट हम मनस्थिति समझ सकते हैं कि आपकी मनस्थिति क्या है, आप किस तरह से परेशान हैं। तो हम उसी को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको भी उस प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं और बच्चे को भी उस प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं। इसलिए जितनी बातें हम समझाते हैं, अगर आप सही से बैठ के देखेंगे, तो मेरी ही बात मत मानिए, आप वही चीज़ जाके गूगल पे सर्च कीजिए, अच्छे से उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा समय निकाल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब वो बातें आपके दिमाग में प्रोसेस होंगी। नहीं तो फिर सुनी सुनाई बातें कि एक झाड़ी में 100 सांप नहीं, 50 सांप नहीं, 25 सांप करके ऐसे, तो ये वाली बात हो जाए। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई कहता है कि ये जो होता है कि कभी ठीक नहीं होता है, या फिर आपको लाइफ लॉन्ग ऐसे ही ये करना पड़ेगा। हाँ, इसी में एक और एग्जांपल हम देंगे। एक बच्चा 2-2.25 साल का है, उन लोग कहाँ से जुड़े हैं अभी मेरे ध्यान में नहीं है, उनका बच्चा 2-2.25 साल का ही, हाँ। वो लेके गए बच्चे को CMC वेलोर। CMC वेलोर में एंटर करते ही डॉक्टर ने देखा, बोला कि इसको ऑटिज्म है, कभी ठीक नहीं होगा, लेके जाओ। ये मतलब ये ह्यूमन नेचर है ही नहीं, पहली बात तो कि ये ह्यूमनिटी नहीं है। इंसान के नाम पे वो कलंक है, वो जो डॉक्टर है वो कलंक है इंसान के नाम पे, क्योंकि जिसने केस को देखा नहीं, वो उसके बारे में पूछा नहीं, सिर्फ 1 मिनट बच्चे को देखा और बोला कि ये ले जाओ, नहीं ठीक होगा। और उस बच्चे को हम कह रहे हैं कि सिर्फ वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, सिर्फ वर्चुअल ऑटिज्म के। वो स्क्रीन ज़्यादा देखा, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ दिन में वो स्टेबल हो जाएगा। उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, क्लासिकल ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे सेंसलेस लोगों के पास हम लोग जाते हैं और हम कहते हैं कि हम इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, और क्या दिमाग में आता है सबसे पहले कि CMC वेलोर। इसके बाद से किसी को क्या होता है कि किसी को एम्स जाना है, किसी को गंगाराम जाना है, किसी को कहीं जाना, किसी को अपोलो चेन्नई जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जाएं अपने कंफर्मेशन के लिए जाएं, चीज़ों को देख लें, समझ लें। अब कंफर्मेशन के लिए जाएं, डिप्रेशन लेके ना आए। वहाँ जो बैठे हैं उनको सही समय पे सैलरी भरपूर मिल रही है, अकाउंट में उनको आ रहा है समय समय पर उनको, और उनका अपना सेंटर वेंटर है, तो उसके वजह से क्या होता है कि उनको सही टाइम पे फॉरेन ट्रिप का टिकट मिल जाता है। घर में AC लगाना है, TV लगाना है, उसके लिए बहुत सारे MR पड़े हुए हैं, वो ले आके दे देते हैं।
तो उनको आपके सिचुएशन और आपके बच्चे से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है। हम बोले ना कि हाइट इतनी ना रखिए कि नीचे की चीजें दिखे नहीं और पैर में ठेस लगे और आप गिर जाएं। तो कभी भी इतनी ऊंचाई ठीक बात नहीं होती है। इसलिए जमीन से जुड़ के रहना ज़्यादा जरूरी है। जमीन से जुड़ के रहने का मतलब ये, आप पहले देखिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं आपसे और अभी भी आप कर रहे हैं। हमारे पास आने के बाद भी बहुत सारे लोग इलॉजिकल बातें करते रहते हैं कि अभी तक गए नहीं हुआ, फिर किसी का है कि पता नहीं किस पे भरोसा करें नहीं करें। अगर आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तब आप हमारे पास आए हैं। एक आध 2 सप्ताह देखिए, आपके बच्चे में चेंजेस दिखेंगे। हम तो कई बार ही कहते हैं कि 1 महीना में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो आप मेरा सेंटर हो किसी के सेंटर छोड़ दो, सही नहीं है वो। एक बार डिस्कस करो कि हाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसमें तो कुछ इंप्रूवमेंट दिख नहीं रही है। अगर प्रॉपर वो एक्सप्लेनेशन नहीं मिले, प्रॉपर उसका ये नहीं मिले, सोल्यूशन नहीं मिले तो उसको छोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के और जड़ से जुड़ के काम करना है। एक और एग्जाम्पल इसमें लेंगे। पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं पोर्ट ब्लेयर से, अंडमान निकोबार से एक कपल हैं। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे और दोनों जॉब में हैं। न्यूक्लियर फैमिली, मतलब वो दोनों और बच्चा, दोनों जॉब में होने की वजह से अपना ध्यान नहीं दे पाए। एक का अपना बिजनेस है और एक जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में। तो बच्चे पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए। जब गए तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिए। ग्रैंड पेरेंट्स को क्या है कि सारी सुविधाएं अभी मिल गई हैं। हम लोग के दादा दादी नाना नानी जो हुआ करते थे तो वो प्रैक्टिकल लोग थे कि बचपन से देखा कि चप्पल नहीं पहना तो नहीं पहना, मरने तक चप्पल नहीं पहना। तो वो लोग असल गांव वाले थे, तो वो समझते थे कि नेचर से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना। वो हमको याद है कि हम नानी का अपना कि वो सुबह हमें 3 बजे 4 बजे उठ जाएगी, हम लोग जब भी जाएंगे तो हम लोग को तो सोने देगी, हालांकि उसके साथ ही उठ जाएंगे। फिर हम लोग के लिए हम लोग को घुमाने फिराने लेके जाएगी, उसके बाद से बगीचा में लेके जाएगी कि दातुन लेके आओ, दातुन करो और ये करो। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे होते थे। अभी के ग्रैंड पेरेंट्स सारी सुविधाएं मौजूद हैं, उनको भी क्यों टेंशन लेना। वो क्या करते हैं कि चलो आप दे के गए, एक तो पेरेंट्स आप हैं, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, आप ले नहीं रहे हैं तो उनके बच्चे का वो बच्चा है, दुलार वो करेंगे, प्रॉपर शेप नहीं दे पाएंगे। वो दुलार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उससे इतना प्यार करेंगे जितना आप नहीं करते। अगर आप करते तो छोड़ के नहीं जाते, लेकिन वो क्या करें, प्रॉपर शेप नहीं दे पाएंगे। और एक जनरेशन पीछे के हैं, उनको बातें समझ में भी नहीं आएंगी कि क्या करना है। आप स्क्रीन टाइम कम करने का कहेंगे, वो नहीं मानेंगे कि जाने दो, देखने दो, क्या दिक्कत है। अभी कहेंगे कि प्रॉब्लम हो गई है तो कहेंगे वो तो ऐसे ठीक हो जाएगा, फलाने का बच्चा जो है वो लेट बोला था, ये भी लेट बोलेगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें होती हैं। तो उन लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ा बच्चे को, काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहा। उसके बाद से बच्चे में डिटेरिएशन आया, रेग्रेशन आया और अभी बच्चे को प्रॉब्लम है। उनके कुछ लोग जान पहचान के फ्रेंड सर्कल में अपोलो के डॉक्टर हैं चेन्नई के, वहाँ पे उन्होंने दिखाया, उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट किया कि ये थेरेपी, और उन्होंने ADHD और ऑटिज्म दोनों डायग्नोस किए। खैर इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये सारी बातें, उसके बाद कहीं थेरेपी सजेस्ट किया, साल भर उन लोगों ने थेरेपी कराई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी चेंजेज नहीं हुए। और जब से उन्होंने वीडियो देखा है हमारा, तब से बच्चे में काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। काफ़ी चेंजेज मतलब क्या, जब साल भर से कुछ नहीं हुआ तो बोला जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो समथिंग हुआ, नथिंग से तो बेटर है ना। तो इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आप टेस्टिमोनियल वीडियो क्यों नहीं डालते हैं। तो टेस्टिमोनियल वीडियो में क्या होता है ना कि सामने वाले का कंसेंट लेना होता, उसकी स्वीकृति, सहमति समझते हैं आप लोग, राइट टू प्राइवेसी समझते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ना एक मूलभूत अधिकार है, मूल अधिकार है हर एक इंडिविजुअल का। तो हम लोग क्या है ना कि किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है और कभी भी नहीं चाहेंगे हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए नाम, उनका पता, ये सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ये करा कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टार्टिंग के वीडियोज़ में हम कुछ लोगों का नाम लिए भी हैं।
तो अगर आपको यही देखना है, पर्दे पे जो शक्तिमान उड़ता हुआ दिखता है ना, वो असल में क्या होता है ना कि ये कमरा है ना, उसमें वो हार्नेस से लटका हुआ ग्रीन स्क्रीन पे इधर से उधर उसको फेंका जाता है और वो जाके कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से उसको उड़ता दिखाया जाता है। जो क्रिस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भागता है और उसका मास्क लगा लगा के कुछ बच्चे 5वीं मंजिल और 6ठी मंजिल से कूद कूद जो गए थे, तो वो क्यों नहीं उड़ गए? तो जो पर्दे पे आप देखते हैं ना, जो टेस्टिमोनियल वीडियो आप लोग चाहते हैं, जो रिव्यूज आप लोग चाहते हैं, जो ये पर्दे पे जो चीज़ें आप देखते हैं, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है। हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्वीकृति से वो अपना वीडियो ये करने के लिए देंगे, लेकिन क्या है कि कोई भी आपका बच्चा अगर ठीक हो जाएगा तो आप कहिएगा कि हाँ इसका वीडियो बना के डाल दीजिए सर कि इसको इतनी प्रॉब्लम थी, अभी ये ठीक है। कोई भी आगे चल के आपका रिलेटिव कोई दूर दराज का देखेगा, तो अगर मान लिया शादी विवाह होता है ना, समाज में तो यही होता है, कोई भी मिलने को आएगा बोलेगा कि अरे इसको तो पहले प्रॉब्लम थी, अभी क्या ऐसा। तो एक चीज़ पहले से दिमाग में लेके आएगा, आपको ठीक लगेगा। तो जब आपको ठीक नहीं लगेगा तो ठीक अपने पे जब सोच के देखिएगा ना, तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको ये है कि टेस्टिमोनियल वीडियो बनना चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको 1 महीना जो थेरेपी जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आप बच्चे पे काम कीजिए, बच्चे में इम्प्रूवमेंट गारंटीड दिखेगी। उसके बाद आपका टेस्टिमोनियल वीडियो लेके हम डालेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातों को बताने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि आप जड़ से जुड़ें, रूट कॉज को समझें और रूट कॉज को समझ के सॉल्यूशन उसका करें। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो जिंक का टैबलेट नहीं खिलाया जाएगा। इसी तरह पेरेंटिंग डेफिशिएंसी है, सोशलाइजेशन डेफिशिएंसी है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम तो है ना मैक्सिमम बच्चों में, ऑटिज्म के केस में होती है ना सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम, इससे एसोसिएटेड जो भी केसेस होते हैं होती है ना प्रॉब्लम उस तरह की। तो इन सब केसेस में पहले इसको तो सुधार लीजिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी इसी से सॉल्व हो जाएंगी। आप दवाओं और डॉक्टर्स के फेर में पड़े रहेंगे तो फिर क्या है कि भगवान ही आपका मालिक है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ होने जाने को है नहीं। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि हम कुछ दवा मिल जाता है, कुछ ये मिल जाता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर पकड़ लेते, ये कर ले, कहीं कुछ नहीं है। ऑटिज्म पेरेंट्स होना मतलब क्या होता है ना कि रोज जीना रोज मरना, इसमें रोज ही जीना है रोज ही मरना है, रोज जिंदगी रोज मौत है। कल राजस्थान से या हरियाणा से एक मैडम है, वो उनका 12-13 साल का बच्चा हो गया है, वो अभी ऑटिस्टिक है, मॉडरेट टाइप ऑटिस्टिक है, जिसमें दिखता है उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी, फेशियल जो ये होता है ना अपीयरेंस, उसका थोड़ा सा अलग दिखता है। तो हमने उनको बताया कि देखिए आपके केस में बस इतना हो सकता है कि एडीएल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले, इतना ही बहुत है। तो केस जैसा होगा उसके हिसाब से, जैसे डायग्नोसिस उसी के हिसाब से प्रोग्नोसिस। तो सही बातों को समझिए। और हर केस ऑटिज्म नहीं होता, बहुत कम रेशियो होता है ऑटिज्म का। ऑटिज्म समझा सबसे ज़्यादा जाता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी तो ऑटिज्म लगने लगता है। तो यही तो हम डिफरेंस समझाते हैं कि हम आपको ये समझाते हैं कि ऑटिज्म कब नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे वो ऑटिज्म नहीं है। और यही बात आप समझना नहीं चाहते, आप मान के बैठे हैं, कन्फर्मेशन बायस्ड हैं कि ऑटिज्म है, और इसलिए आपका दिमाग का प्रोसेसिंग बंद हो जाता है। तो प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम आपको भी होती है, बच्चे को तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता ही है, आपको भी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इतनी सारी बातों में उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आए। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से समझ के, अगर 6-7 महीने से कहीं जा रहे हैं, साल भर से जा रहे हैं, बच्चे में रिकवरी नहीं हो रही है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 1 महीना का समय लगे, 1 महीने में समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसा है। और लोगों के पास आप 6-6 महीने गए जो नहीं दिखा, आपको 1 महीने में हमारे पास वो चीज़ें दिखने लगेंगी। ईमानदारी से दोनों लोग काम करेंगे तो। हम तो ईमानदार हैं, आप ईमानदार हो जाएं तो। अब आप हमारे पास आए हैं तो किसी उम्मीद से आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम 99% लोगों की उम्मीद पे खरे उतरें।
उसके लिए जितनी ईमानदारी बरतनी चाहिए हम बरतते। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में ही पेरेंट्स के ऑटिज्म अवेयरनेस पे कोई वीडियो होगा। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल। धन्यवाद।